हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्शन वाला पोर्शन फिनिश कर लिया था। आज हमें उसी चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करना है, जिसका नेम है या जस्ट जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास रेडिएशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को रेडिएशन के बारे में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि रेडिएशन के थ्रू भी क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। लेकिन रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो हीट का फ्लो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वही हीट का ट्रांसफर करती है किस के अंदर, रेडिएशन के अंदर। तो इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हीट का ट्रांसफर होता है तो जो इंटरवेनिंग मीडियम है, यानी कि बीच में जो भी मीडियम होता है उसके ऊपर कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। यानी कि जब हीट किसी मीडियम से पास हुए तो वो मीडियम के पार्टिकल्स को हीट अप नहीं करती, यानी कि वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं कर रही है, हमेशा मान के चल रहा है रेडिएशन के अंदर। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो बहुत ही आसान है। ये तो हमें पता ही है कि जो रेडिएशन है वो भी हीट ट्रांसफर करने का एक मोड है। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस in which heat is transferred from one place to another place without heating the intervening medium। ठीक, यानी कि मीडियम को बिना हीट अप किए हुए जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। और इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। अगर मीडियम नहीं होगा तब भी हमारे हीट का फ्लो हो सकता है। और इसके अंदर जो हीट का फ्लो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होता है। रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो यानी कि जो हीट का फ्लो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होता है। हम ऐसा भी बोलते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ऐसा मान के चलते हैं कि फोटॉन्स की फॉर्म में भी रेडिएशन होता है कई बार। यहाँ पे आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट का फ्लो हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। किसमें होता है? स्ट्रेट लाइन में। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। छोटी क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमसे ऐसा बोला जाता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो वो एक स्ट्रेट पाथ पे ही मूव करती है। उसी को रीजन को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रेडिएशन के थ्रू भी जो हीट का फ्लो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें इस रेडिएशन के जो हीट है जब किसी बॉडी के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो उस बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, वो हीट कहाँ कहाँ पर जाती है, उसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। और उसी के बेसिस पे फिर हम इस चैप्टर को या इस टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई जो हीट है रेडिएशन के थ्रू वो कहाँ कहाँ पर जाती है। जब किसी बॉडी के ऊपर वो हीट गिरती है, वो एनर्जी या वो रेडिएशन गिरता है तो उसका क्या होता है, ठीक है। उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है या वो एब्जॉर्ब होती है, सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो वही बात करना हमें। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है, मान लेते हैं कोई सरफेस है हमारे पास, इसके ऊपर कोई एनर्जी इंसिडेंट होती है। मान लेते हैं ये कोई एनर्जी है या जो हीट है, रेडिएशन इसके ऊपर गिरता है, क्यों? एनर्जी वाला। तो अब इस मेटल सरफेस के लिए जो कोई भी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जब ये रेडिएशन गिरता है तो इसके 3 पार्ट में डिवाइड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वो तीनों पोर्शन में से फर्स्ट जो पोर्शन होता है इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन को हम लिखते हैं क्यू आर।
यानी कि जो हीट इसके ऊपर गिरी उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन इसका ट्रांसमिट हो जाता है, हमने ऐसा मान लिया QT, और कुछ पोर्शन ये जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मान लेते हैं QA। इसी वजह से देखो मैं इन तीनों के थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ कि तीनों ही चीजें होती है। जैसे कि हम मानते हैं इसी रूम में यहाँ पे एक विंडो लगी है, ये मानते हैं ग्लास वाली विंडो। इस ग्लास वाली विंडो में बाहर से सन से जो लाइट आ रही है वो एक तरह से क्या रेडिएशन है। जब वो रेडिएशन उस ग्लास वाली विंडो के ऊपर गिरता है तो वो ग्लास वाली विंडो के इस तरफ यानी कि रूम के अंदर भी हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो रेडिएशन उधर से आ रहा था मतलब विंडो के बाहर से, वो रेडिएशन कहाँ आ चुका है, यानी कि इस रूम में भी अगर हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या, वो रेडिएशन बाहर से उस विंडो को क्रॉस करके यहाँ पर आ चुका है। इन द सेंस हम बोलेंगे कि जो एनर्जी थी उसका कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो चुका है उस ग्लास वाली विंडो से। देखो दूसरी, अगर वो सन से जो लाइट आ रही है उस विंडो के ऊपर कंटिन्यू गिरती रहेगी तो विंडो कुछ टाइम बाद वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। वो गर्म क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ एनर्जी, जो सन से जो एनर्जी आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, उसका कुछ पार्ट वो सरफेस भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने का मतलब इसी वजह से वो गर्म हो रहा है, और हमें उस तरफ की यानी कि उस विंडो जो है, उस विंडो के दूसरी तरफ की भी चीजें हमें दिखाई देती है, यानी कि उसने कुछ पोर्शन को रिफ्लेक्ट भी कर दिया। यानी कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर कोई एनर्जी इंसिडेंट होती है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है और कुछ ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन कई सारी बॉडीज ऐसी होती है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसमें एक टाइम पर एक ही प्रोसेस होता है। अगर सपोज कीजिए मैं इस बॉडी के सरफेस को क्या करता हूँ, ब्लेक करता हूँ, तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है बहुत कम हो जाता है, न के बराबर। लेकिन अगर सपोज कि वहीं मैं इस सरफेस को, आउटर सरफेस को क्या कर दूं, शाइनी बना दूं, तो इसका मैक्सिमम पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर मेटल की प्रॉपर्टी होती है अलग अलग, कि किसी में रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, किसी में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, किसी में ट्रांसमिटेंस ज्यादा होगा, वो अलग अलग बात है। लेकिन तीनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। लेकिन किसी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी किसी बॉडी के अंदर किसी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है और किसी एक की क्वांटिटी सबसे कम होती है, तो फिर हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब ये एनर्जी गिरती है, यहाँ पे 3 चीजें डिफाइन की जाती है बच्चों। जैसे कि अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसा लिख सकता हूं कि जो एनर्जी है Q, उसे लिखा जा सकता है QR प्लस QA प्लस Q2 फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि जितनी एनर्जी की थी वो तीनों पोर्शन में जा रही। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को टोटल एनर्जी से डिवाइड कर देता हूं, ऐसे डिवाइड करता हूं, तो ये तो कितना बन गया हमारे पास 1। इस चीज को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव पावर, यानी कि R। इसको बोलते हैं एब्जॉर्बिव पावर, दैट मींस A, और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिटिव पावर, यानी कि T। तो यहां से मैं एक रिलेशन मिल जाता है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो और करके, R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1। फिर R इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं QR बाई Q। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड पावर या रिफ्लेक्टिव पावर। देखो एक और होता है A, इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्बिव पावर। एक और होता है T, यानी कि QT बाई Q। इसे हम बोलेंगे ट्रांसमिटिव पावर। ये 3 प्रोसेस होते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हमारे सबसे ज्यादा जो काम में आने वाला है वो ये है एब्जॉर्बिव पावर। इस चीज को याद रखना, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम में आया एब्जॉर्बिव पावर। रिफ्लेक्टिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर तो बहुत कम काम में आने वाली, लेकिन एब्जॉर्बिव पावर क्या है, इंसिडेंट, ये क्या है, एब्जॉर्बिव पावर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पावर, या सॉरी इंसिडेंट एनर्जी आप बोल सकते हो। क्यू क्या है, इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो है,
और Q क्या है, जितनी एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हुई। तो मैं एब्जॉर्बिव पावर को ऐसे लिखता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्बिव पावर, या सॉरी मैं बोल सकता हूं एनर्जी एब्जॉर्ब टू द इंसिडेंट एनर्जी, टोटल इंसिडेंट एनर्जी में से ऐसे भी बोल सकता हूं, इसे एब्जॉर्बिव पावर को ऐसे बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं इट इज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिव पावर भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ लॉज पढ़ना है जो मैं एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, कई सारी चीजों को, इसकी पूरी पूरी थ्योरी के बारे में समझाना था। ये जो रेडिएशन वाला पोर्शन है इसमें मैक्सिमम पोर्शन थ्योरेटिकल है, और जो क्वेश्चंस भी बनने वाला है उसमें भी चांस होते हैं मैक्सिमम कि थ्योरेटिकल वाला ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आए थे, हीट के बारे में पढ़ के आए थे, हीट की कैलकुलेशन पढ़ के आए थे, सब कुछ पढ़ के आए थे, लेकिन वो सारा का सारा प्रोसीजर अलग था। अब रेडिएशन में क्या है, कुछ साइंटिस्ट है, जैसे कि मैं ऐसे बात करना चाहूँ कि मैंने खाना खाया सुबह, ठीक है, मैंने खाना खाया और मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं दिन भर सो रहा हूं, तो भी मुझे शाम को ऑटोमेटिकली भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है ठीक, तो मैं क्या समझना चाह रहा था, हाँ, हमने अगर सुबह खाना खाया बच्चों, ठीक है, और मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं बिस्तर ओढ़ के एकदम बेड पे सोता रहा शाम तक, तो शाम को वापस से मुझे भूख लग जाएगी। इसका मतलब क्या, हमने जो एनर्जी ली थी वो एनर्जी क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, जबकि मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो तो ऐसा बोलेंगे कि आपकी बॉडी ने वर्क किया है, इस वजह से आपकी एनर्जी वेस्ट, बॉडी ने वर्क किया इन द सेंस कि बॉडी के इंटरनल जो पार्ट्स है, जो भी हमारा बॉडी को रन करने के लिए चाहिए, उन पार्ट्स ने जो वर्क किया है उसमें हमारी एनर्जी चली जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी हमारी इंटरनल वर्क में नहीं जाती है। फिजिक्स में ऐसा बोला गया कि कुछ एनर्जी का जो लॉस है वो आपकी बॉडी से हमेशा होता रहता है कंटिन्यूअसली। वो बताया था एक साइंटिस्ट है प्रीवेस्टो, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो बॉडी हमेशा रेडिएशन इमिट कर रही होती है और सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही होती है। ये उन्होंने बोला, कोई सी भी बॉडी हो इस यूनिवर्स में, उन्होंने ये बोला एनर्जी के बारे में कि कोई भी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो एनर्जी रेडिएट भी कर रही है सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है। ये ऐसा प्रोसेस है, यानी कि वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में बनी हुई है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी ले रही है उतनी एनर्जी दे भी रही है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो बहुत जल्दी क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है, ठीक है। लेकिन उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आने के बाद वो उसका टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज नहीं होता, ये हमें पता है। लेकिन फिर भी वो बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रही होती है, एनर्जी रेडिएट भी कर रही है और सराउंडिंग से एनर्जी ले भी रही है। इस बात को आप समझ सकते हो, ठीक है, आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा ये चीज। तो यहाँ पे यही बोला प्रीवेस्टो, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है प्रीवेस्टो होता है, तो उन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी हो जो यूनिवर्स में है वो 0 डिग्री केल्विन से अगर 0 केल्विन से टेम्परेचर अगर उसका ज्यादा है तो वो हमेशा कुछ एनर्जी रेडिएट करेगी और कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगी। ये चीज है, सिर्फ उन्होंने इतना सा ही बताया, उसे कैलकुलेट करके नहीं बताया कि कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी और कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी, सिर्फ उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। फिर इसके ऊपर और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी देना स्टार्ट किया। तो सबसे फर्स्ट हमें जो थ्योरी पढ़नी है प्रीवेस्टो लॉ पढ़ते हैं, बोलते हैं प्रीवेस्टो लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज। तो इन्होंने ये बोला कि एवरी बॉडी which have temperature greater than 0 Kelvin, then it emits radiation
सराउंडिंग। एंड गेन रेडिएशन या हीट भी बोल सकते हो आप एक तरीके से, होगी फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक, ये इन्होंने बताया बच्चों, लेकिन इन्होंने कैलकुलेट करके नहीं बताया कि हमारी जो बॉडी है, कोई भी बॉडी कितनी है एनर्जी या कितनी हीट एक्सचेंज कर रही है, यानी कितनी हीट इमिट कर रही है और कितनी हीट ले रही है, यानी कि एब्जॉर्ब कर रही है, उसके बारे में नहीं बताया। अब यहाँ पे ये भी इन्होंने बोला साथ के साथ कि जो हमारी बॉडी से रेडिएशन निकल रहा है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो हमें दिखाई नहीं। इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन हमारी बॉडी से निकल रहा है वो क्या है, ऐसे रेंज में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, ऐसे पोर्शन या ऐसे पार्ट में ऐसे पार्ट से बिलोंग करता है जो हमारे लिए विजिबल नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं थोड़ा बना के बताता हूँ आपको। इस पोर्शन को हटा रहा हूँ बच्चों में, ऊपर वाले पार्ट को, तो शायद आप लोग, मैं थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में लिख के बता रहा हूँ, ये आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना, एक चैप्टर है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे पढ़ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि हमें दिखाई नहीं देता है तो किस तरीके से क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में डीप में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, तो इसमें सबसे पहले आती है रेडियो वेव। ठीक है, इसके बाद आता है माइक्रोवेव, फिर इसके आता है इंफ्रारेड, फिर इसके बाद आता है विजिबल रीजन, फिर इसका आता है यूवी अल्ट्रावायलेट, फिर आता है एक्सरे, फिर आता है गामा रे। क्या बात समझ आती है? तो ये पूरा का पूरे जो वेव्स है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे और गामा रे, इन सारे के सारे को मिला के हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम इस तरफ से इस तरफ जाने पर, यानी कि रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जाने पर जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब है कि जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है इधर से इधर जाने का। तो ये ऐसा बोला जाता है कि जो रेडिएशन किसी बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं रूम टेम्परेचर पर, किसके ऊपर, एट अ रूम टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर जो रेडिएशन बाहर निकल रहे होते हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। किसमें होती है? इंफ्रारेड रीजन में, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे हम उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या, हम उसकी एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी कंडीशन हमें मिलती है, ऐसे वेवलेंथ की रेडिएशन उससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है कि वो विजिबल रीजन में आ जाती है। और जब वो विजिबल रीजन में आ जाती है तो हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसको यहाँ पे ऐसे समझिए, जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है तो वो किस वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करता है, इंफ्रारेड की। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो इंफ्रारेड से हो सकता है वो विजिबल रीजन की वेवलेंथ वाली रेडिएशन इमिट करने लगे, और जब वो इस रेडिएशन की को इमिट करेगा तो हमें वो दिखाई देने लगेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपने नाम सुना हुआ एक रेड हॉट आयरन। देखो हम आयरन की रोड लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तब भी इससे रेडिएशन तो बाहर निकल रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, यानी कि जो रेडिएशन अभी नॉर्मली बाहर निकल रहा है वो किस रेंज में, इंफ्रारेड रीजन में। अब हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया। जैसे हम इसको हीट अप करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको एनर्जी मिलना स्टार्ट होगी। जैसे जैसे इसकी एनर्जी मिलना स्टार्ट होगी लेकिन फिर भी रेडिएशन तो ये कंटिन्यू इमिट कर रहा है। तो अब अगर हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाते 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 इतना टेम्परेचर कर दिया कि ये किसमें पहुंच जाए, विजिबल रीजन में। किसमें पहुंच जाए, विजिबल रीजन में। तो फिर हमें इसमें से जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब हम इसे मानते ब्लैक रूम है, उस ब्लैक रूम के अंदर हम उसको हीट अप दे रहे हैं तो ये एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरा का पूरा रेड हॉट हो जाएगा। जब रेड हॉट हो जाएगा तो हमें याद है क्यों पता चल रहा है, क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकल रही है वो कौन सी वाली बाहर निकल रही है, रेड कलर वाली। अब सबसे पहले रेड कलर वाली क्यों निकलती है वो भी समझाता हूं मैं आपको।
देखो ये जो विजिबल रीजन है, यहाँ पे हम जो लिखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर। तो इस विजिबल रीजन में जो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ पे इस विजिबल रीजन, तो सबसे पहले आता है इस तरफ रेड, फिर आएगा ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, ऐसे होता है क्लियर। तो देखो जब इंफ्रारेड था पहले, अब मैं इसकी एनर्जी बढ़ाता बढ़ाता गया, तो सबसे पहले कौन से वाले कलर के पास पहुंचूंगा मैं, रेड कलर के पास। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, तो मैक्सिमम उसमें से जो रेडिएशन बाहर निकलता है वो हमें रेड कलर का अपीयरेंस होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले विजिबल रीजन में कौन सा कलर आता है, रेड कलर का, फिर वो कौन सा होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑरेंज कलर का। अगर हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो येलो कलर का दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ग्रीन कलर का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसा आपने देखा भी होगा। देखो ये जो ब्लू है, ये ग्रीन है, इस टाइप की फ्लेम भी आपको, जब हम लोग घरों के अंदर जो गैस होता है बच्चों, जो गैस हम चलाते हैं, गैस स्टार्ट करते हैं, तो गैस में जो फायर निकलती है वो देखना बच्चों रेड नहीं होती है, उसमें मैक्सिमम ग्रीन और ब्लू टाइप का होता है, ग्रीन या ब्लू। क्योंकि वहां पे जो आप गैस से जो बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, वो किस रीजन में लाई कर जाती है, ग्रीन और ब्लू वाले में। इसलिए वहां पे हमें जो रेडिएशन दिखता है, यानी कि जो बाहर निकलती हुई फायर होती है, वो रेड ना दिखाए, ग्रीन या ब्लू की फॉर्म में दिखाई देती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो आपके रेडिएशन भी चेंज होते जा रहे हैं। और सपोज कीजिए मैंने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इतना टेम्परेचर कर दिया, इन सारे कलर्स की रेडिएशन वहां पे मिलना स्टार्ट होगी, तो फिर हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाइट दिखाई देने लगेगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जब इन 7 कलर को मिक्स किया जाता है तो व्हाइट कलर बनता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो ये कलर, ये कलर, ये कलर, सभी कलर के वेवलेंथ की रेडिएशन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब सभी कलर के रेडिएशन बाहर निकल रहे होगी तो हमें वो व्हाइट कलर में दिखाई देगा। ऐसा आप लोगों को एक और चीज बताऊं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कभी गांव वगैरह में हम जाते हैं तो वहां पे मोल्टन मेटल वाली को, एक गांव वगैरह में आता है जो एक बॉक्स लेके आते हैं, उस बॉक्स के अंदर मोल्टन मेटल डालते हैं, उसको बहुत गर्म करते हैं, जैसे कि वो जो आइडल वगैरह होते हैं ना, मूर्ति वगैरह बनाने का जो काम करते हैं कई सारे लोग। ठीक है, तो वो क्या मोल्टन मेटल करके उसमें डालते हैं, तो देखना जो मोल्टन मेटल होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, एकदम व्हाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से फिर इतना टेम्परेचर हो चुका है उस बॉडी का कि उसमें से हर टाइप के रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, रेड के, ऑरेंज के, येलो के, ग्रीन के, ब्लैक के, इंडिगो के और वॉयलेट के, इन सबके रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं। तो हमें क्या दिखाई देने लगता है, एकदम व्हाइट सा दिखाई देने लगता है, व्हाइट सिल्वर टाइप का कलर हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसमें सारे कलर के रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होने लगता है तो धीरे धीरे कलर अपीयर्स होने लग जाते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो रेड दिखता है, और रेड के बाद वो वापस से अपीयर्स हो जाता है जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या, उसमें से जो हीट हम उसे दे रहे थे वो क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। तो ऐसे होते होते वापस से हमें एक नॉर्मल रेडिएशन, यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बच्चों, कोई भी बॉडी हो उसमें से रेडिएशन निकल रहा होता है। अब सोचो, जैसा कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे इन्होंने बोला कि रेडिएशन इमिट भी हो रहा है और रेडिएशन गेन भी होता है, तो गेन होना भी जरूरी है। क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है हीट वाले टॉपिक से कंडक्शन में, कि अगर हम किसी बॉडी से हीट ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें से हीट निकल रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो हम क्या बात जानते हैं, रूम टेम्परेचर के अंदर अगर ये बॉडी रखी हुई है और इसमें से रेडिएशन बाहर निकल रहा है तो इसका टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। लेकिन इसको 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, 1 महीना रखो, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ये बॉडी देती है। इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से ये एनर्जी रेडिएट कर रही है, यानी कि बाहर निकाल रही है, ठीक है, उसी रेट से इसको एनर्जी कंटिन्यूसली मिल भी रही है। क्योंकि जिस रेट से एनर्जी मिलेगी उसी रेट से अगर ये एनर्जी बाहर निकालेगी तभी इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, अदरवाइज इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने बोला कि बॉडी जिस टाइम पर एनर्जी रेडिएट कर रही है उसी टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है, ये इन्होंने बताया। प्रीवियस तो यही बोलता है कि किसी भी बॉडी की अगर आप बात करो जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, ठीक है, तो वो रेडिएशन इमिट कर रही होती है और रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रही होती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बॉडी का ज्यादा, जैसे सपोज कीजिए रूम टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कॉमन मान के चल रहे हैं, और हमने बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया, कितना कर दिया, 50 डिग्री यानी 50 कर दिया। तो उस केस में आगे क्या होगा, ये जो रेडिएशन बाहर निकाल रहा है वो ज्यादा होगा और जो उसको एनर्जी मिल रही है उसके मिलने की रेट क्या होगी, कम होगी। तो इसमें से जाने वाली एनर्जी ज्यादा है और आने वाली एनर्जी क्या है, कम है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से एनर्जी ज्यादा आ रही है और आ कम रही है, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। और डिक्रीज होते होते जब वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, जितनी एनर्जी इसमें से जा रही है उतनी एनर्जी इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रेडिएशन तब भी कंटिन्यू
रहेगा। क्या बात समझ में आती है? तो ये होता है हमारे पास प्रीवियस टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। इसने अभी तक सिर्फ हमें इतना ही बताया कि भाई होती है कि एनर्जी जाती आती है, कैलकुलेट नहीं करके बताया। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं कुछ आपको छोटी छोटी चीजें भी बता देता हूँ। ये चीजें आप लोग पढ़ने वाले हो, बच्चों उसको लिखना चाहो तो लिख लेना, आप लोग कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस चीज को एक बार और डिफाइन करके लिख देता हूँ, एब्जॉर्बिव पावर को, तो ये काम में आने वाली है हमारे पास। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी ratio of energy absorbed to the total energy incident on it। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो एक ठीक है, तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ए बाई क्यू, और ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे एक और पावर डिफाइन की जाती है जिसे हम बोलते हैं इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का मतलब समझते हैं, इमिसिव पावर। देखो इमिसिव पावर का मतलब है बच्चों, इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखना बच्चों केवल बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। तो रिफ्लेक्शन से भी क्या होता है, एनर्जी बाहर जाती है, और एक होता है इमिशन, या फिर हम बोलते हैं इमिट होना। दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। देखो क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर हमने एनर्जी गिराई, ठीक है, इस एनर्जी को जैसे गिराया तो यहाँ पर से जो एनर्जी वापस जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन इमिट का बोलते हैं, इसने एनर्जी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इस बॉडी ने अपने में से कुछ एनर्जी क्या करी, इमिट करी, अपने में से क्या करी, कुछ एनर्जी इमिट करी। जो अपने में से एनर्जी इमिट करी यानी कि कुछ एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करी, इसने कुछ इमिट करी, उसे हम बोलते हैं एनर्जी इमिट करना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो होगी इसे हम बोलेंगे इमिट करना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जब कोई एनर्जी इंसिडेंट होती है इसके ऊपर और वो उसी इंस्टेंट पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं बच्चों इमिट करना। जो एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट है उसमें से जो हाथ रिफ्लेक्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट वाली, यानी कि ये वाली एनर्जी इस बॉडी से जा रही है। लेकिन इमिट करने का मतलब है कि इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें कुछ और उसके बाद इस बॉडी में कुछ एनर्जी बाहर निकाली, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इमिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे इमिसिव पावर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया। इमिसिव पावर का मतलब है कि कोई बॉडी है, मान लेते हैं इस बॉडी से एनर्जी इमिट होती है, इस बॉडी से कुछ एनर्जी इमिट होती है। मानते हैं इस बॉडी का टेम्परेचर T है कुछ, और इस बॉडी का ये जो आउटर एरिया है, जो सरफेस एरिया वो A है। ठीक है, तो जो इमिसिव पावर है उस इमिसिव पावर पर डिफाइन जो किया गया, वो डिफाइन किया गया कि जो इमिसिव पावर है वो होती है एनर्जी जो इमिट हो रही है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
उसे हम बोलते हैं इमिसिव पावर। क्या बोलते हैं हम? इमिसिव पावर। यानी कि इमिसिव पावर का अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये है, इट इज डिफाइंड एज द energy emitted by a body per unit area per unit time। क्लियर? अब ध्यान से समझना बच्चों, तो इसकी यूनिट तो क्या हो जाएगी? वॉट। वॉट पर सेकंड, सॉरी वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। जबकि देखो ये जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो यूनिटलेस है, वो क्या यूनिटलेस है, जबकि इमिसिव पावर के पास कुछ यूनिट होगी। क्या यूनिट होगी? Q/T, तो क्या होगा? वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? और ये भी क्या होगा? पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब ध्यान होगा बच्चों, यहाँ पे जो ये एरिया आता है ना, वो एरिया होता है एक्सपोज्ड एरिया। एक तो होता है सरफेस एरिया और एक होता है एक्सपोज्ड एरिया। तो यहाँ पर जो एरिया लेते हैं ना, वो लेते हैं हम एक्सपोज्ड एरिया। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी होती, ठीक है, इसी के अंदर मटेरियल होता, मान लेते हैं इसकी रेडियस होती A और इस बाहर वाले की रेडियस होती B। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे एरिया लिखता, क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया लिखता, तो इस वाले केस में इसका सरफेस एरिया कितना होता है? बाहर वाला, यानी कि पाई। अगर ये स्फीयर होता तो बाहर वाला एरिया कितना होता? 4πb² होता। और ये भी तो सरफेस एरिया ही, तो प्लस 4πa² होता। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? 4πb² प्लस 4πa² लिखते हैं आप लोग यहाँ पे। लेकिन ये जो एरिया होता है, ये होता है बच्चों एक्सपोज्ड एरिया। एक्सपोज्ड एरिया मतलब जो बाहर की तरफ दिखाई जाए, ये वाला एरिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर से जो भी हीट इसमें से बाहर निकलेगी वापस ये तो एब्जॉर्ब ही कर लेगा स्फीयर। तो यहाँ पे जो एरिया होता है, ये होता है एक्सपोज्ड एरिया। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। तो जब अगर आपके पास ऐसे कैविटी वाला कोई सवाल आ जाए जिसके अंदर से वो होलो स्फीयर हो, तो फिर आप लोगों को ये बाहर वाला एरिया लिखना पड़ेगा। बाहर वाले का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया का मतलब यहाँ पे जो एरिया आएगा एक, वो होगा 4πb² ओनली। ये एरिया लिखना पड़ेगा आपको, चाहे वो कैविटी हो चाहे ऐसा ऐसा स्फीयर हो। तो ये होती है हमारे पास इमिसिव पावर। क्या बात समझ में आती है किसी को भी? ओके, तो इमिसिव पावर को हम लोग लिख देते हैं ई से। इमिसिव पावर, ये इमिसिव पावर है। क्लियर? अब यहां पे एक और चीज डिफाइन की गई है, उसे भी बता देता हूं, जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ने क्या बोला कि किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर और एब्जॉर्बिंग पावर का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है, और जो कांस्टेंट आता है वो ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर आता है। तो यहाँ पे मुझे जरूरी बनता है कि ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इन दोनों का रेशियो मुझे डिफाइन करना, और उसी को हम किरचॉफ लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ लॉ में हमें ब्लैक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत ब्लैक बॉडी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्लैक बॉडी क्या चीज है। वैसे आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी ब्लैक बॉडी के बारे में, फिर भी बात कर लेते हैं थोड़ा। देखो, अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात करूं बच्चों, तो ब्लैक बॉडी का मतलब है एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर हम कुछ रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं तो वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। जबकि अगर कोई एक नॉर्मल बॉडी है, उसके ऊपर हम कुछ एनर्जी इंसिडेंट करवाएं तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर वो नॉर्मल बॉडी कहलाती है। अगर कोई बॉडी जिसके ऊपर हम कोई एनर्जी इंसिडेंट करवाते हैं और वो पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है बच्चों, तो ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर हम एनर्जी इंसिडेंट करवाते हैं और वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर उस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना बच्चों, ब्लैक बॉडी का मतलब अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, अभी मैंने आप लोगों को कुछ चीजें समझाई थी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ब्लैक बॉडी है, ये सर्कुलर हो ये जरूरी नहीं है, और ब्लैक बॉडी बोल रहा हूँ इसका मतलब उसका कलर काला हो ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ब्लैक बॉडी उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है उस ब्लैक कलर की एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है।
इसलिए हम उसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं। वो सर्कुलर हो ये कोई जरूरी नहीं है, वो ब्लैक कलर में हो ये भी जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है कि उसके ऊपर जो एनर्जी इंसिडेंट करवाया जाए वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्व कर ले। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ एनर्जी इंसिडेंट करवाई जाएगी, तो ये क्या करे, इस पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले। इस पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्व कर ले। तो फिर इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। लेकिन इतना ही जरूरी है, अब ये पूरे का पूरा एब्जॉर्व कर ले। तो अभी हमने सीखा था किसी सरफेस के ऊपर अगर हम एनर्जी गिराते हैं तो क्या होता है, वहां पे R प्लस A प्लस T, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ब्लैक बॉडी के केस में R भी क्या हो जाएगा आपके पास 0, ट्रांसमिटेंस भी क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ब्लैक बॉडी के लिए बच्चों याद रखना A की वैल्यू 1 होती है, ये फिक्स है। इसके साथ साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसके ऊपर जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो अगर पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है, तो उसकी एक और टेंडेंसी होती है कि जितनी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है उतनी एनर्जी क्या करे, वो इमिट भी करे। ठीक है, उतनी एनर्जी क्या करे, वो इमिट भी करे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी के बारे में आपको पता चला कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर एनर्जी इंसिडेंट करवाया जाए तो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्व कर ले। साथ के साथ एक और टेंडेंसी होती है कि जितनी एनर्जी आप उसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हो, ठीक है, और जितनी एनर्जी को एब्जॉर्व कर दी उतनी ही एनर्जी क्या करे, वो इमिट भी करे। ठीक है, यानी कि क्या करे, इमिट भी करे। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा है बच्चों, रिफ्लेक्शन एक अलग चीज है, इमिट करना एक अलग चीज है। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि ब्लैक बॉडी कहा सकते कि जितनी बॉडी वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी उतनी एनर्जी क्या करेगी, वो इमिट भी करेगी। ये ब्लैक बॉडी होता है। इसीलिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या ब्लैक होल एक ब्लैक बॉडी है क्या, तो बच्चा उसे आसानी से बोल देता है कि हाँ ब्लैक बॉडी होगा। क्यों, क्योंकि ब्लैक होल के ऊपर हम कोई सी भी चीज इंसिडेंट करवाते हैं तो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है, तो वो ब्लैक बॉडी हो गया। ऐसा आता है समझ में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो R इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 1 होता है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी की जो टेंडेंसी है वो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है उतनी एनर्जी को क्या करता है, वो इमिट भी करता है। तो ब्लैक होल के अंदर क्या हमने ये देखा है कि ब्लैक होल के ऊपर कोई भी एनर्जी इंसिडेंट करवा वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, लेकिन इमिट नहीं करता है। इसलिए वो क्या है, एक ब्लैक बॉडी नहीं है। जबकि जो ब्लैक बॉडी का जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो बोला जाता है सन को हम ब्लैक बॉडी मानते हैं, क्योंकि सन जितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि उसका आपने देखा होगा एनर्जी की अगर वो रेडिएट कर रहा है और उसके पास जो भी एनर्जी आती है उसके पास एनर्जी का जो सोर्स है, आपने देखा होगा वहां पे रिएक्शंस होती है, फ्यूजन वाली रिएक्शंस होती है। इस वजह से उसके पास क्या करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करके रखता है और एनर्जी को रेडिएट भी कर रहा है। तो सन क्या है, एक ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। और एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाया जाता है बच्चों, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी के बारे में, जो एक फेरी नामक साइंटिस्ट ने बताया था। उसका क्या बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है ब्लैक बॉडी का, अगर मैं सिचुएशन बताना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे ब्लैक बॉडी के बारे में उन्होंने डायग्राम दिया ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो भी एनर्जी इंसिडेंट कराया जाए वो मैक्सिमम एनर्जी यानी कि पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो उसका जो एक सेटअप दिया गया था, एक साइंटिस्ट ने दिया था, फेरी नाम था शायद उनका। उन्होंने क्या किया, ये जो आउटर सरफेस है इस पूरे को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप चाहो तो एक और लेयर बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। देख लेना क्या है अरेंजमेंट। देखो अरेंजमेंट क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक और सरफेस बनाया था। ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने, और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ब्लैक कलर पेंट कर दिया इस पे पूरे पे। यहाँ पे एक एंगल बना के रखा। क्या बना के रखा, एंगल। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर एक लाइट इस पे इंसिडेंट होगी ऐसे,
तो अगर यहाँ पे सीधा होता ऐसा क्रॉस तो वापस रिफ्लेक्ट हो कैसे चले जाते, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे एक एंगल बनाया, तो जब लाइट रे इस पे गिरेगी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, और जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर है जो यहाँ पे इसका मैक्सिमम पार्ट 90% जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें कई सारे एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये बाहर भी निकल सकता है। तो जब ये रेडिएशन या जो ये रे है बाहर निकलते है तो इसकी एनर्जी का मैक्सिमम 99% तक एनर्जी का लॉस या एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, इतने रिफ्लेक्शन होते हैं इसके अंदर। जब बाहर निकलती है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो इस अरेंजमेंट को ऐसा बोला जा सकता है कि ये भी एक ब्लैक बॉडी है। ऐसा बना के बताया था एक्चुअल में, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवाने की वजह से यहाँ पे ब्लैक कलर था हर जगह पे, तो उसमें क्या हो, ब्लैक कलर क्या करता है, जो एनर्जी उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो उसका हर एक रिफ्लेक्शन में मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन क्या हो गया, एब्जॉर्ब होता गया। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमने 100 जूल एनर्जी वाला रेडिएशन के अंदर भेजा था, तो मान लीजिए जब वो वापस आया तो वो 1 जूल से भी काफी कम था, 0 पॉइंट्स में था, समथिंग 0 पॉइंट समथिंग में था। तो इस वजह से इसको ब्लैक बॉडी बोला गया। तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, इस तरीके से ब्लैक बॉडी होती है। तो अब हम यहाँ पे क्रिचॉफ लॉ को डिफाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्रिचॉफ लॉ क्या है, अगर आपको ब्लैक बॉडी समझ में आई है तो ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देता है क्रिचॉफ ने। तो देखो अभी तक ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे लॉज में काम में आने वाली है, ठीक है। क्रिचॉफ लॉ, तो इस क्रिचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ध्यान समझना। हमारे पास कोई 2 बॉडीज है नॉर्मल, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। मान लेते हैं ये ब्लैक बॉडी है, ये कोई कॉमन बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी, ठीक है। इन दोनों के सेम सराउंडिंग में रखें, इसका सराउंडिंग टेम्परेचर भी T नॉट है, इसका सराउंडिंग टेम्परेचर भी T नॉट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस बॉडी का टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है और इस नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर भी T है, क्लियर है। अब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है, और ये जो ब्लैक बॉडी है और ये जो नॉर्मल बॉडी है, ये दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि साइज और शेप में सेम है। आइडेंटिकल इन द साइज और शेप में सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग है। ये ब्लैक बॉडी और एक नॉर्मल बॉडी है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर जो एनर्जी इंसिडेंट होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, इसके ऊपर भी इंसिडेंट होगी, क्योंकि इसकी साइज भी उतनी है, इसकी साइज भी उतनी है, इसकी शेप भी वैसी, इसकी शेप भी वैसी, और बाहर का टेम्परेचर इसके लिए भी T नॉट है, उसका टेम्परेचर भी T नॉट है, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर T नॉट है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर दोनों का सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है, इसका और इसका टेम्परेचर सेम है, तो इसके ऊपर जितनी एनर्जी गिरेगी उतनी एनर्जी इसके ऊपर गिरेगी, यानी कि इंसिडेंट एनर्जी क्या होगी, दोनों के ऊपर सेम होगी। इंसिडेंट एनर्जी इज सेम, और वो मान लेते हैं Q, कितनी एनर्जी गिर रही है, Q, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लैक बॉडी है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कितनी कर रही होगी, और जो नॉर्मल बॉडी वो एब्जॉर्ब करती है। गिर दोनों पे सेम रही है, लेकिन दोनों की एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अलग अलग होगी, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी है, मैंने क्या बोला, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर जितनी एनर्जी गिरे वो पूरी की पूरी को एब्जॉर्ब कर ले, और नॉर्मल बॉडी क्या होती है जिसके ऊपर जितनी एनर्जी गिरे जरूरी नहीं वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे। क्योंकि अभी हमने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी सरफेस के ऊपर एनर्जी गिरती है तो उसके 3 पोर्शंस में चली जाती है, ठीक है। कुछ का रिफ्लेक्शन होता है, कुछ का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ का ट्रांसमिटेंस होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कुछ अलग होगी। तो अगर हम बात करें फॉर ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, क्यू ही हो जाएगी भाई, जितनी इंसिडेंट हो रही उतनी यहाँ पे गिर रही है, क्लियर, उतनी उतनी उसे एब्जॉर्ब कर रही। लेकिन अगर हम इसके लिए बात करें नॉर्मल बॉडी के लिए, फॉर नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी के लिए जो एब्जॉर्ब होगी एनर्जी
वो हो जाएगी ए इंटू क्यू। ए क्या है उसका? एब्जॉर्बिविटी। ये चीज होगी। क्या बात समझ में आती? तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखना चाहूँ, इसकी वजह से इसको लिखना चाहूँ मैं, तो देखो ये एब्जॉर्ब होगी। अब अगर मैं रिफ्लेक्टिव की बात करूँ, वो भी बताता हूँ मैं आपको। फॉर ब्लैक बॉडी, इमिटेड एनर्जी आएगा यहाँ पर। इमिटेड एनर्जी वो क्यू ही होगी। किसके लिए? फॉर नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल बॉडी के लिए क्या होगा? ये ए क्यू के बराबर ही होगा, क्योंकि जितनी गिरी उतनी जानी चाहिए। वैसे यहाँ पे ई लिखना चाहिए मुझे, ए इंटू ए, ई इंटू क्यू, कोई दिक्कत नहीं। ई लिख दीजिए एब्सॉर्ब इमिटेड के लिए। ई लिखूं या फिर ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी इंसिडेंट होने वाली उतनी ही जाने वाली। क्या बात समझ आती है यहाँ पे? तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। तो इसके ऊपर एनर्जी गिरती जितनी है उतनी ही गिरती इसके ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर जो एब्जॉर्ब हो रही है वो अलग है और इसके ऊपर जो एब्जॉर्ब हो रही है वो अलग है। तो यहाँ पे जो क्रिचॉफ ने बोला, क्रिचॉफ ने ये बोला कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो एनर्जी गिर रही है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर जो एनर्जी गिर रही है, ठीक है, तो इसने कुछ एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, और कुछ एनर्जी को क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। तो यहां पर जो एब्जॉर्बिव पावर है और जो क्या बोलते हैं इमिटिव पावर है, या जो इमिसिव पावर है, उसका रेशियो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। उसका रेशियो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो उसको कैसे डिफाइन किया गया यहाँ पे समझते हैं। देखो ध्यान से समझ लो। तो देखो बच्चों, यहां पे हम लोग क्रिचॉफ लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज को समझना। जब मैं पर ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर लिखता हूं, ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर, उसको हम लिखते हैं ई बी से। ई बी मतलब इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो उसे क्या लिखेंगे हम? क्यू। क्यू का मतलब क्या हो रहा है? इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, सॉरी इंसिडेंट क्या? एब्जॉर्बिव एनर्जी, ठीक है। इमिसिव पावर या रिफ्लेक्टिव एनर्जी जो भी हम लिखेंगे वो भी सेम ही होगा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, ब्लैक बॉडी के इमिटेड एनर्जी। इमिसिव पावर में क्या लिखा था हम लोगों ने कि जो एनर्जी इमिटेड कर रहा है वो वाली, वो एनर्जी भी कितनी? क्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू बाई ए इंटू टी। ये हो गया इमिसिव पावर का मतलब। इमिसिव पावर का मतलब क्या? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो लिखा हमने। तो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी ब्लैक बॉडी के लिए, उतनी एनर्जी क्या करेगा? वो इमिट कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी के लिए भी जितनी वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी क्या करेगा? वो इमिट करेगा। तो ये इसके लिए हो गया। अगर इसी तरीके से मैं इमिसिव पावर लिखता हूँ नॉर्मल बॉडी के लिए, ये ई रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल बॉडी को और बी रिप्रेजेंट करता है इमिसिव बॉडी की, सॉरी ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर, और ई रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल बॉडी की इमिसिव पावर। तो इसके लिए जो एनर्जी रेडिएट हो रही है या जो एनर्जी इमिटेड हो रही है वो कितनी हो रही है? ए इंटू क्यू अपॉन ए टी। ये होगा। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। इस 2 से 1 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा इस तरफ? अगर आप ध्यान समझोगे तो यहां पे मिलेगा हमें ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए। क्या बात समझ आता है? तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो क्रिचॉफ लॉ को, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज अ कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द, इसे ए को हम बोलते हैं एब्जॉर्बिविटी। क्लियर? ऐसा भी आप डिफाइन कर सकते हो, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ई ए इज इक्वल टू ई बी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में बोला था कि जो क्रिचॉफ लॉ है उसे डिफाइन किया जा सकता है, इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द एब्जॉर्बिव पावर ऑफ अ बॉडी इज अ कांस्टेंट। यानी कि जो रेशियो होता है इमिसिव पावर और एब्जॉर्बिव पावर का, और वो कांस्टेंट आता है, और वो इक्वल आता है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जितनी एनर्जी गिर रही है उतनी एनर्जी क्या जा रही है? रेडिएट हो रही है। तो जो उसकी इमिसिव पावर आएगी वो तो क्या रहने वाली है? हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है।
उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो या तो आप ये वाला बोल सकते हो स्टेटमेंट, ये वाला बोल सकते हो, दोनों स्टेटमेंट सही है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज अ कांस्टेंट एंड इज कांस्टेंट इज इक्वल टू द एब्जॉर्बिव ऑफ अ बॉडी या एब्जॉर्बिव पावर ऑफ अ बॉडी। दोनों स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ किरचॉफ लॉ की, इस पूरे को हटा के। ध्यान रखना बच्चों, चाहे आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। ई क्या चीज है यहाँ पे, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी। ईबी का मतलब है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद आपको ये भी पता चल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे ई आता है, तो ए और ई भी सेम ही होता है बच्चों। अभी एक और डेफिनेशन दूंगा तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि किसी बॉडी की अगर आपको एब्जॉर्बिव पावर पता है तो उसकी आपको इमिसिविटी भी, या सॉरी इमिसिव पावर भी पता है। यानी कि जो ई होता है, ई को क्या बोला था हमने, ई को बोला था हम, ई को या जो भी यहाँ पे हमने क्या नॉर्मल बॉडी, हाँ सॉरी, इस ई के बारे में अभी नहीं बताया था मैंने आपको, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इमिसिविटी के बारे में। तो ये दोनों चीजें सेम ही होती है, ए और यहाँ पे आएगा ई भी सेम ही होता है, अभी बताया नहीं, बताता हूँ। तो इस तरफ करते हैं बच्चों थोड़ी देर में। देखो अरेंजमेंट क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ का डेफिनेशन जो है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये वाले डेफिनेशन लिख पाते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव power of a body to the absorptive power of a body, to the absorptive power of a body, and it is constant, and this ratio is constant, and this ratio is constant and equal to EB, emissive power of black body। ये चीज होती है, क्लियर। तो ये जो किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ ने ये बताया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जो एनर्जी की, देखो ये जो एब्जॉर्बिव पावर होती है, ये तो क्या होता है बच्चों, डायमेंशनलेस होता है, सिर्फ इमिसिव पावर की यूनिट होती है, हमने सीखा। तो किसी भी बॉडी के लिए उसकी इमिसिव पावर और उसकी एब्जॉर्बिव पावर का जो रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा आपके पास, ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर होगा। कैसा से मतलब अगर मैं किसी बॉडी के लिए यहाँ पे ये लिखना चाहूँ तो इस चीज को और देख सकते हो आप लोग, शायद कहीं मिल जाए आपको। तो किसी बॉडी के लिए E1 अपॉन A1, यानी कि E1 A1, कोई सी बॉडी हो E2 A2 E3 A3, अब तो ये क्या होगा, इक्वल होगा किसी के लिए ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर। देखो आप यहाँ पर हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा एटा, क्योंकि ये सपोज कि कॉपर वाली बॉडी है, ये आयरन वाली बॉडी है, ये सिल्वर वाली बॉडी, अलग अलग बॉडी के लिए कुछ भी हो सकता है ये और ये रेशियो, लेकिन इन दोनों का जो कांस्टेंट आएगा, जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसीलिए बोला जाता है बच्चों कि किसी बॉडी की जितनी ज्यादा इमिसिव पावर होगी उसकी एब्जॉर्बिव पावर भी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी जितनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रही है वो बॉडी उतनी ज्यादा एनर्जी एक्सेप्ट भी करेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज बताना आता है, मैं यहाँ पे ई की बोल रहा था, उसे हम बोलते हैं इमिसिविटी, वो भी देख लेते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। इमिसिविटी, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर डेफिनेशन बोलना चाहूं तो इसे बोला जाता है इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव
पावर ऑफ बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। देखो इसी वजह से देखो ये E अपॉन ईवी का रेशियो किसके बराबर आया था, E के बराबर आया था। और इस वाले फॉर्मूले से देखो E अपॉन ईवी का रेशियो किसके बराबर है, E के बराबर है। तो जो इमिसिविटी है और जो एब्जॉर्टिविटी है ये दोनों है अलग अलग टर्म, लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। इसीलिए मैंने वहां पे ए और ई को बोला था कि आप सेम ही लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग है। बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, ये ए अलग चीज है, ई अलग चीज है। तो अभी तक हम लोगों को सिर्फ इतना ही पता चल चुका है बच्चों, इतने सारे हमने न्यूमेरिकल्स देखे या थ्योरी पढ़ी कि कितनी एनर्जी आती है कितनी एनर्जी जाती है, सिर्फ उसके बारे में हमें पता चला कि एनर्जी आती है और जाती है, लेकिन हमने अभी तक उसको कैलकुलेट करके नहीं बताया कि कितनी एनर्जी आती है और कितनी एनर्जी जाती है, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं किया। तो अब हम जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है उन्होंने इस एनर्जी को कैलकुलेट भी करके बताया कि आपके पास कितनी एनर्जी आएगी और कितनी एनर्जी जाएगी। तो वो होता है स्टीफन बोल्ट्जमान। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमान से स्टार्ट करेंगे और मैं भी हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो।